हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LPA इंग्लिश क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड के प्रोज सेक्शन का पोइट्री सेक्शन का पहला चैप्टर जो है, जिसका नाम क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, दैट मीन्स मेरी प्यारी प्रियतमा मैं नहीं जा रहा हूँ, या ऐसे कह सकते हैं कि प्यारी प्रियतमा मैं नहीं जा रहा हूँ, या मेरी प्रियतमा मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है। इट हैज़ बीन रिटन बाय जॉन डॉन। ये किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन डॉन के द्वारा। जॉन डॉन एक लेखक है, मेटाफिजिकल पोएट है। ये इनको जॉन डॉन के रूप में जानते हैं। जॉन डॉन ये क्या है? कवि है। किसके कवि हैं? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के कवि हैं। चलिए इनके इंट्रोडक्शन देखते हैं, परिचय देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं, कब इनका जन्म हुआ है, कहाँ जन्म लिए हैं, किस तरह से इन्होंने अपने ख्याति प्राप्त की है। ये सभी चार चीज़ों को इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, हर एक समय की चलते हैं कि शुरू से शुरू करते हैं, जैसे पहले करते थे। चलिए, पहले लिखा है कि जॉन डन वाज बॉर्न इन 1572। जॉन डन का जन्म 1572 में 72 ईस्वी में हुआ था, एंड डेड इन 1631, और इनकी मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई थी। जॉन डन वाज बॉर्न इन 1572 एंड डेड इन 1631। जॉन डन का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था एंड मृत्यु 1631 में हुई थी। ठीक है। और क्या देखते हैं, द पायोनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड एस्टेरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। कहते हैं पायोनियर का मतलब होता है शुरुआती दौर के, अपने समय के शुरुआती दौर में कवियों में से वो एक ऐसे कैसे कवि थे? लिरिकल मतलब मनोभावात्मक कविता गाने वाले कवि थे। एंड एस्टेरिकल कहते हैं व्यंग्यात्मक, किसी को ताना मारते हुए कविता लिखना। तो ये क्या करते थे? मनोभावात्मक लिरिकल भी लिखते थे और एस्टेरिकल भी लिखते थे। वर्स कॉल्ड, और इन दोनों के लिखने वाले कवियों को कहा जाता है क्या? मेटाफिजिकल। ऐसे कवि जो लिरिकल भी हो और एस्टेरिकल भी हो, इन दोनों कवियों को मिला करके एक शब्द में हम कह सकते हैं मेटाफिजिकल। क्या कह सकते हैं? मेटाफिजिकल। मतलब मनोभावात्मक और व्यंग्यात्मक कविता लिखने वाले कवि को हम आध्यात्मिक कवि भी कह सकते हैं। तो मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was staunchly anti-Catholic। फिर से देखते हैं शुरू से कि was born इनका जन्म हुआ था। was born मतलब क्या हुआ? इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लंदन में। इंटू अ प्रोस्पेरियस मतलब होता है सुखी, समृद्ध, धनी मनी परिवार में इनका जन्म हुआ था लंदन में। कैसा परिवार था? तो रोमन कैथोलिक फैमिली था इनका। क्या था? रोमन कैथोलिक एक धर्म समुदाय है, इन रोमन कैथोलिक धर्म में इनका परिवार में इनका जन्म हुआ था। ऑफ ट्रेडर, और उनके परिवार के लोग क्या थे? ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे। एट टाइम, जिस समय, एट टाइम मतलब उस समय इनका जन्म उस कैथोलिक परिवार में हुआ था जिस समय जिस समय इंग्लैंड वाज स्टंचली का मतलब होता है एकदम सख्त रूप से कड़ा मनाही था, एंटी कैथोलिक था। जिस समय इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक मतलब कैथोलिक लोगों को देखा नहीं जाता था बढ़िया से, उनको रहने नहीं दिया जा रहा था, उस समय में इनका कैथोलिक धर्म में जन्म हुआ था। समझिए कैसे ये सर्वाइव किए होंगे उस समय में वो अपने घर पे, जहाँ मान लो कि तुमको तुम्हारे जाति के लोगों को यहाँ नहीं रहने दिया जा रहा, उस फिर से तुमको वही जाति में जन्म हो गया, तो समझो कैसे तुम उस जाति में रहोगे, वहाँ पर कितना तुमको सरवाइव करना पड़ेगा, कितना कष्ट होगा वहाँ रहने में। उस समय उनका जन्म जॉन डन को वहाँ हुआ था। आगे देखते हैं उन्होंने क्या क्या पढ़ाया था, कहाँ से। तो डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। डन करने का मतलब जॉन डन वाज फोर्स, जॉन डन को मजबूर किया गया, बाध्य किया गया, उसको ज़बरदस्ती किया गया टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने पर उनको मजबूर कर दिया गया। अंत में जाकर उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा। कैसे छोड़ना पड़ा? विदाउट अ डिग्री, बिना डिग्री के। जो डिग्री कर रहे थे ना, वो डिग्री के बीच में इतना इसको मजबूर किया गया, टॉर्चर किया गया दूसरे धर्मों की तरफ से, कि इनको ये यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़कर जाना पड़ा।
बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, बता ही दिए हैं। बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, क्यों छोड़ना पड़ा? तो उसके रिलीजन, धर्म के कारण। उनका जो धर्म था ना, कैथोलिक धर्म था। कैथोलिक धर्म का एंटी कैथोलिक था इंग्लैंड में। इंग्लैंड में उनको बहुत टॉर्चर किया जा रहा था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो उनको अपने धर्म के लिए, धर्म के कारण, धर्म के वजह से उनको यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ा। ही स्टडीड लॉ, उन्होंने क्या किया था? लॉ मतलब कानून की पढ़ाई की थी। एंड रीड थियोलॉजी, वो कानून का पढ़ाई कर रहे थे और उस समय में थियोलॉजी पढ़ रहे थे। थियोलॉजी मतलब धर्मशास्त्र। पढ़ाई करते थे कानून का, देखिए गौर से, पढ़ाई करते थे कानून का, लेकिन पढ़ते क्या थे? थियोलॉजी मतलब धर्मशास्त्र की किताबें पढ़ते थे। He also participated in 2 naval expedition and became secretary to a powerful novel। कह रहे हैं कि he also participated, इन्होंने हिस्सेदारी लिया था। इन्होंने और भी एक काम किया था। क्या किया था? हिस्सेदारी लिया था, काम किया था। in 2 naval expedition मतलब होता है नौ सैनिक के रूप में इन्होंने भाग लिया था 2 बार। एंड बिकम अ सेक्रेटरी, और उसके बाद ये क्या बन गए? सेक्रेटरी। सेक्रेटरी मतलब होता है सचिव, सचिव बन गए। क्या बन गए? सचिव। टू अ पावरफुल नोवेल, एक नोवेल मतलब होता है पावरफुल। नोवेल करने का मतलब एकदम बड़े हस्ती, जाने माने हस्ती, धनी मनी हस्ती के पास उन्होंने क्या कर दिया? सचिव के रूप में काम करने लगा। इंग्लैंड में वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ने के बाद 2 नौसैनिक वाला में काम किया। उसके बाद ये एक बहुत धनी मनी आदमी का सेक्रेटरी बन गया। क्या बन गया? सेक्रेटरी बन गया। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद ए जॉब ही लॉस्ट, जहाँ वो उस जॉब कर रहे थे ना, सेक्रेटरी का काम कर रहे थे, उनको वो खोना पड़ा। वो जॉब भी उनके हाथ से चला गया। क्यों चला गया? तो देखिए क्या काम किए थे। When he was briefly sent to prison for a secretly marrying his patron's niece। पैट्रॉन्स निस मतलब बच्चे होता है कि उनकी जो अपनी सगी भतीजी थी ना, वो भतीजी के साथ मतलब जो उनका मालिक था, जॉनडन के जो मालिक थे, सेक्रेटरी जहाँ पर काम कर रहे थे, वो अपने मालिक के भतीजी के साथ क्या कर लिया? चुपचाप शादी कर लिया। तो उसके वजह से उसको जेल जाना पड़ा, और जेल जाने के बाद उनका जॉब भी खत्म हो गया। कह रहे ही वाज लॉस्ट व्हेन ब्रीफली सेंट टू प्रिजन। प्रिजन मतलब जेल होता है। फॉर सेक्रेटरी मैरिंग मतलब चुपचाप शादी कर लिए। हिज पैट्रॉन्स नेस मतलब उनकी भतीजी से, जो उनके मालिक थे, उनके भतीजी से उन्होंने चुपचाप शादी कर लिया। जो भी नौकरी मिला था वो भी नौकरी इनका क्या हो गया? ख़त्म हो गया। इन 1615 मतलब 1615 ईस्वी में, एट द एज ऑफ 42, जब वो 42 साल के थे, 1615 ईस्वी में जब वो 42 साल के हुए, डन एक्सेप्ट ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। डन कहाँ चले गए? डन स्वीकार कर लिए ऑर्डिनेशन। ऑर्डिनेशन करने का मतलब होता है पुरोहिताभिषेक, मतलब पुरोहित, जैसे हम लोग पुरोहित को कहते हैं ना हिंदू धर्म में, उसी तरह से चर्च में, एंग्लिकन चर्च में वो पुरोहिताभिषेक बन गया, मतलब पुरोहित बन गया वहाँ जा करके, मतलब उपदेशक बन गया, उपदेश देने वाले। एंड सून बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम। प्रीचर मतलब देख रहे हैं बच्चों, प्रीचर का मतलब होता है उपदेश देने वाले को प्रीचर कहते हैं, उपदेशक कह सकते हैं उसको। तो कह रहे हैं कि जल्द ही, सून मतलब शीघ्र ही, बिकेम बन गया क्या? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मतलब कईयों में से एक महान प्रीचर ऑफ हिज टाइम, अपने समय के एक महान उपदेशक बन गए। लोगों के नज़र में उसका बहुत बड़ा रोल हो गया। इन लव lyricism done broke completely with the Petrarchan tradition, introducing in intellectual and colloquial tone। फिर से देखते हैं कि इन लव मतलब प्रेम में, लिरिसिज्म कहने का मतलब ये हुआ कि लय में, डन ब्रोक कम्प्लीटली मतलब पूर्ण रूप से तोड़ दिए थे, विथ द पेट्रेचन ट्रेडिशन मतलब पुराने, पेट्रेचन मतलब कहने का मतलब पुराने परंपराओं को। इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल, कह रहे हैं उनको अपने आप में क्या किया? परिभाषित किया एक इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमानी के रूप में। एंड कॉलिक्वल टोन और एकदम सुरीली आवाज़ के रूप में उन्होंने अपने आप को आगे
विकसित किया, परिवर्तित किया। जिस तरह से वो वहाँ से जेल से छूटे ना तो उपदेशक बन गए, प्रीचर बन गए और वहाँ पर ये बड़े बड़े रोल करने लगे, लोगों को बढ़िया टोन में, कॉलिकल टोन मतलब मधुर आवाज़ में सुनाने लगे। हिज लव्स पोएम, इनकी जो प्रेम गीत है, यूज द लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ साइंस एंड जियोग्राफी टू हैमर होम अ पॉइंट एंड कंबाइन पैसन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग। कर रहे हैं इनकी जो लव कविता है, प्रेम कविता है, ये लेटेस्ट डिस्कवरीज है, मतलब बहुत ही अभी के ज़माने की खोज है साइंस का और ज्योग्राफी का। टू हैमर, हैमर का मतलब बच्चों होता है को प्रहार करना, जो करारा प्रहार किया गया है। होम अ पॉइंट मतलब घरेलू दिशा में, एंड कंबाइंड पैसन और जो एक दूसरे से जुड़ाव का जो शौक होता है उसके दिशा में, विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग, टीचिंग का मतलब बात को अनुग्रहित करना। अगला देख रहे हैं, डन इज वेल नोन फॉर हिज संग एंड सोनेट। डन जो है, जॉन डन, वो प्रसिद्ध है किस लिए? फॉर हिज सॉन्ग, अपने गानों के लिए, एंड सोनेट, सोनेट बच्चों वो होता है, सोनेट को कहते हैं 14 पंक्ति वाली कविता। सोनेट कितने पंक्ति वाली कविता होती है? तो सोनेट आपको 14 पंक्ति का कविता होता है, जिसमें 8 पंक्ति को ऑक्टेव कहते हैं, 6 पंक्ति को सेस्टिव कहते हैं। तो 14 पंक्ति वाली कविता भी बहुत लिखे थे, ठीक है। स्टायर्स मतलब व्यंग्यकार, व्यंग्य वाला कविता लिखते थे। एंड एलिजाइज एंड सरमन्स, और ये सब कविता इन्होंने लिखा था। जीनियन पोएटिक फीलिंग्स, हार्श मेटर्स, स्ट्रेंड एंड वे म्यूजिकल इमेज कैरेक्टराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन। मतलब अपने कविताओं में ये बहुत बड़े बड़े रोलों को अदा करते थे। ये इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग थोड़ा इस बॉक्स के क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रहा है, एक नज़र इस क्वेश्चन पे कर लेते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, योर्स इज अ वेरी लवली फीलिंग, मतलब आपका एक बहुत प्यारा परिवार है। यू हैव ऑलवेज लिव टुगेदर, और आप लोग हमेशा एक साथ रहते हैं। बट लेकिन नाउ यू हैव टू लीव देम टू गो टू डिफरेंट सिटी टू परस्यू योर स्टडी। परस्यू मतलब क्या होता है बच्चों? किसी मतलब कारणवश, कहते हैं कि आप एक अच्छे परिवार में रहते हैं और आप लोग एक साथ मिल के रहते हैं, लेकिन आपको नाउ यू हैव टू लीव, आपको जाना पड़ेगा छोड़ करके, देम उन लोगों को, टू गो टू डिफरेंट सिटी, एक अलग शहर में, टू परस्यू योर स्टडी, आपके पढ़ाई अध्ययन के कारण। हाउ वुड यू फील, तब आपको कैसा महसूस होगा? लिविंग द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, अपने परिवार के सदस्य को छोड़कर जाने में कैसा महसूस होगा? ये क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, इमेजिन योर सेल्फ, आप कल्पना कीजिए खुद को, एट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म, कि हम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर हैं, बस स्टैंड या बस स्टैंड पर हैं। टू सी ऑफ योर यंगर ब्रदर सिस्टर हु स्टडीड इन बेंगलोर, और आप एक स्टेशन पर है या बस स्टैंड पर है और आपने अपने छोटे भाई बहन को देख लिया कहीं पर जाते हुए, जो कहाँ पढ़ता है? बेंगलोर में। What do you say to him या हर, तब आप उसको क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे आप उसको, या उस What feelings do you have at that time, उस समय आपको मन में क्या? देखते हैं ना, हम बाहर रहते हैं या कोई हमको अपने गांव का आदमी मिल जाता है, कितना मन प्रफुल्लित होता है, एकदम हैप्पीनेस हो जाता है, पूरा खुशी खुशी मन करता है। यही पूछ रहे थे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नहीं है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कविता को पढ़ेंगे। चलिए हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। दैट्स पोएम वाज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, दैट मीन्स मेरी प्रियतमा मैं नहीं जा रहा हूँ। क्यों नहीं जा रहे हैं? कवि अपने भावनाओं को इस कविता में अपने प्रेमिका के पास समर्पण करते हैं कि हम आपको छोड़कर क्यों जा रहे हैं। कोई ऐसा कारण नहीं है कि मैं आपसे ऊब गया हूँ, आपसे मेरा मन भर गया है, या आप मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं इसलिए मैं जा रहा हूँ, ऐसी कोई कारण नहीं है। कारण क्या है? कविता में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं, फर्स्ट लाइन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रियतमा मैं नहीं जा रहा हूँ। कह रहे हैं मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा हूँ, मेरी प्रियतमा मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा हूँ। फॉर वेरी नेस टू थी, बच्चों अब यहाँ पे आप एक चीज़ को जो ऐड कीजिएगा कि जहाँ भी आप थी देखिएगा ना, प्रोनाउंस करिएगा, मतलब पढ़िएगा उसको यू, थी को क्या पढ़िएगा? यू। चलिए देखते हैं,
वेरीनेस का मतलब होता है, वेरीनेस का मतलब होता है थकान या उब जाना। वेरीनेस का मतलब थकान या उब जाना। तो लेखक कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रियतमा मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा हूँ, फोर क्योंकि वेरीनेस ऑफ थी, क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूँ, मैं तुमसे उब गया हूँ। ऐसा नहीं है, मैं न तुमसे थका हूँ न ही तुमसे उबा हूँ, मैं इसलिए दूर नहीं जा रहा हूँ कि तुमसे थक गया हूँ। क्यों दूर जा रहे हैं भाई बताइए आगे। आगे लेखक बता रहे हैं कि क्यों आपसे दूर हम जा रहे हैं। चलिए कह रहे हैं नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी। फीटर लव देख रहे हैं बच्चों, फीटर लव। चलिए फीटर लव को यहाँ देखते हैं। फीटर लव का मतलब होता है, फीटर लव कहने का मतलब एकदम बेहतर प्रेम, या जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उससे भी अच्छा प्रेम मिलना, तो इसको कह सकते हैं बेहतर प्रेम। तो लेखक कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि नॉर इन द होप, नॉर मतलब और ना ही मैं इस उम्मीद में जा रहा हूँ, द वर्ल्ड कैन शो कि ये दुनिया मुझको दिखाएगा क्या, अ फीटर लव फॉर मी कि मेरे लिए दुनिया तुमसे अच्छा प्रेम दिखाएगा, मैं इसलिए भी नहीं जा रहा हूँ। मुझे ये भी नहीं उम्मीद है कि मैं जो तुमको अभी छोड़ के जा रहा हूँ तो तुमसे अच्छा प्रेम हमको मिल जाएगा, इस उम्मीद में भी नहीं जा रहा हूँ। ये मत सोचना कि कहीं हमारे प्रेमी को अच्छा प्रेम मिल गया है, प्रेमिका मिल गई है, इसलिए ये भी बात नहीं है। इस उम्मीद में भी नहीं जा रहा हूँ कि मुझे तुमसे अच्छी प्रेमिका मिल गई है। लेकिन बट सिंस दैट, बट मतलब लेकिन, सिंस मतलब चूंकि, बट सिंस दैट लेकिन चूंकि, आई मस्ट डाई एट लास्ट मुझे अंत में मरना ही है, अंत में मुझे मर जाना है। मस्ट, मस्ट मतलब होता है अवश्य, सबको अंत में मरना है। तो लेखक वही कर रहे हैं कि अवश्य मुझे लास्ट में, तो अंत में तो मरना ही है। टीस बेस्ट तो अच्छा यह होगा, टीस बेस्ट मतलब होता है अच्छा यह होगा, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। बच्चों जेस्ट का मतलब देख रहे हैं, बेस्ट, जेस्ट, डाई, वाई जितना भी लिखा है सब लयबद्ध किया गया है। जेस्ट का मतलब होता है हंसी खुशी, प्रेम पूर्वक, प्रसन्नता से। करे एक न एक दिन तो हमको मरना ही है, तो अच्छा ये होगा टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट कि हम अपने आप को हंसी खुशी के माहौल में परिवर्तित करें, हम हंसी खुशी से जीवन को बिताएं। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे प्रेमिका की खोज में जा रहे हैं, हम हंसी खुशी से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इसलिए हम आपसे दूर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। अगला है 10 बाई फेंड, 10 बाई फेंड डेथ टू डाई। 10 मतलब होता है इस प्रकार, बाई फेंड मतलब नाटक करना, बाई फेंड मतलब नाटक करना, डेथ मतलब मृत्यु, डाई मतलब मरने का। कर रहे हैं कि 10 बाई फेंड डेथ टू डाई, इस प्रकार से मैं मृत्यु का नाटक करूं, इस प्रकार से मैं मरने का नाटक करूं। मतलब ये मैं अभी बाहर जा रहा हूं तो समझ लो कि हम मर ही गए, अब हम अभी मरने का नाटक कर रहे हैं, एक दिन मरना है तो हम अभी मरने का नाटक कर रहे हैं। अगला देखिए यस्टर नाइट। अब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं लेखक अपनी प्रेमिका को, देखो कैसे हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं। यस्टर नाइट मतलब कल रात, यस्टर नाइट मतलब कल रात, द सन वेंट हेंस, हेंस मतलब वेंट मतलब चले गए थे, वेंट मतलब चले गए थे, सन मतलब सूर्य। कह रहे हैं यस्टर नाइट कल रात सूर्य डूब गया था, सूर्य चले गए थे। नहीं देखते हैं कि हर एक शाम सूर्य ढलते हैं फिर सुबह निकलते हैं। तो लेखक ये एग्जाम्पल दे रहे हैं लेखिका को कि देखो कि कल शाम सूर्य डूब गया था, सूर्य डूब गया था, एंड येट इज हेयर टुडे और आज यही सूर्य अभी यहाँ पर है। जिस प्रकार से कल शाम में ढलने वाली सूरज आज यहाँ के उग के फिर से आ गया, तो ये मान लो कि हम आज जा रहे हैं ना, फिर हमको आना ही है। तो ये यहाँ पर सूर्य का एग्जाम्पल क्यों दिए हैं आगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखो जिस प्रकार से कल सूरज डूबा था आज आ गया है, उस प्रकार से हम भी आएंगे। इस प्रकार का एग्जाम्पल यहाँ पर कभी सेट किए हैं। ये देख रहे हैं, ये अपने फीटर है, ये प्रेम लव के बारे में दर्शाया गया है। नीचे प्रेमिका है और ऊपर प्रेमी है, दोनों अपने आप को संबोधित कर रहे हैं। चलिए कह रहे हैं ही हैथ। बच्चों फिर से एक बार एक चीज़ देखेंगे, हैथ लिखा है, क्या लिखा है, हैथ लिखा है। हैथ को हम देखेंगे बच्चों, हैथ को हम पढ़ेंगे, हैथ को पढ़ेंगे हैज, हैथ को पढ़ेंगे हैज। तो फिर से देखेंगे
कि कह रहे हैं ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस, कह रहे हैं कि उस सूरज के पास ना ही कोई डिजायर, ना ही कोई इच्छा थी, और नॉर सेंस, और ना ही कोई कामना थी कि हम क्यों जाए, मतलब समझ थी। सूरज के पास ना ही कोई इच्छा थी और ना ही कोई समझ थी कि वो हम क्यों, उसके पास तो कोई तमन्ना भी नहीं था कि हमको डूब गए तो फिर से निकलना है, लेकिन फिर भी वो आया था। जब उसके पास कोई इच्छा नहीं था, कोई समझ नहीं था, फिर भी वो आया था। और नॉर हाफ शॉर्ट अवे, और सो शॉर्ट अवे, और ना ही उसके पास कोई छोटा सा रास्ता था, नहीं उसके पास कोई छोटा सा रास्ता था आने के लिए, एक पूरा लंबा पूरा रात था। मतलब जब सूरज क्या होता है, ये पृथ्वी है, सूरज ढलता है तो ये पूरे रात का चक्कर काट के तब फिर दिन में निकलता है। तो ना ही कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि सीधे यहाँ के आ जाएगा, पूरे रास्ते को पार करके तब दिन में उगा है वो। तो सूरज के पास कोई छोटा सा रास्ता भी नहीं था कि जल्दी उग जाए, लेकिन फिर भी वो धैर्य रख करके एक दिन बाद ही, एक रात गुजारने के बाद ही उगा। उदाहरण दे रहे हैं लेखक अपने प्रेमिका को, देखो कैसे कैसे। तब कह रहे हैं देन फियर नॉट मी, तब तुम मेरे लिए डरो नहीं, तब तुम मेरे लिए कोई भी चिंता मत करो। फियर का मतलब यहाँ चिंता होगा, तो मेरे लिए तुम चिंता नहीं करो। क्यों चिंता नहीं करो? कि जिस सूरज के पास कोई तमन्ना, कोई इच्छा, कोई समझ नहीं था, कोई छोटा रास्ता नहीं था, वो आ गया, तो समझो हमारे पास तो मैं इच्छा के तमन्ना के रूप में तुम हो, और हम क्यों नहीं आएंगे वापस आगे। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक, करें बट बिलीव, लेकिन मेरा विश्वास करो, दैट कि आई शैल मेक, कि मैं जल्द ही आऊँगा, आई शैल मेक मतलब मैं जल्द ही करूँगा, स्पीडियर जर्नी मतलब मैं बहुत तेज़ी से जर्नी करूँगा। सूरज के पास तेज़ी से जर्नी करने वाला नहीं था, सूरज जितना समय में डूबा अपने पूरी रात पार करके तभी आएगा। सूरज के पास स्पीडियर जर्नी भी नहीं था। सिंस आई टेक, जितना समय हो, जितना समय में लगे, मैं जल्द वापस आऊँगा। मोर विंग्स एंड सपर्स देन ही, मतलब मोर विंग्स कहने का मतलब कह सकते हैं कि मैं लगा लूँगा, पंख लगा लूँगा, एंड सपर्स मतलब होता है अभिप्राय, सपर मतलब अभिप्राय, देन ही, और मेरे पास आने का भी अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? क्यों हम आएंगे? तुम्हारे लिए तो मुझे आने का भी अभिप्राय है। चलिए, हाउ फीबल इज मैंस पावर, लेखक कह रहे हैं कि हाउ फीबल इज मैंस पावर, अरे कितना कमज़ोर है आदमियों की शक्ति। मतलब कह रहे हैं, लेखक दिखा रहे हैं कि कितना कमज़ोर है हम आदमियों की शक्ति, हम लोगों के पास कितना कमज़ोर शक्ति दी है भगवान ने। दैट इफ़ गुड फॉर्च्यून फॉल, कह रहे अगर अच्छा समय, अच्छा भाग्य, अच्छा समय आएगा ना हम लोगों की ज़िंदगी में, कैन नॉट ऐड अनदर आवर्स, यहाँ आवर का स्पेलिंग देख रहे हैं, आवर मतलब होता है एक छोटा समय। कह रहे हैं कैन नॉट ऐड अनदर आवर, एक छोटा समय हम ऐड नहीं कर सकते उसमें। अगर देखते हैं खुशी का समय जल्दी बीत जाता है, गम का समय धीरे धीरे बीतता है कि नहीं, बहुत दुख तकलीफ होता है। तो यही कह रहे हैं कि कैन नॉट ऐड मतलब हम जोड़ नहीं सकते हैं अनदर आवर, एक भी घंटा हम उसमें जोड़ नहीं सकते हैं खुशी के पल में। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और नहीं बीता हुआ चीज़ को जोड़ सकते हैं। जो हमारे खुशी बीत गया ना, वो खुशी को हम आगे नहीं जोड़ सकते हैं, और ना ही हम उस खुशी को बांध के रख सकते हैं, एक समय जोड़ नहीं सकते हैं। बट कम्स बैड चांस, लेकिन जैसे ही दुर्भाग्य आता है, बुरा समय आता है, जैसे ही दुर्भाग्य आता है, बुरा समय आता है, आगे देखेंगे। बुरा समय जब आता है ना, तब क्या करे, देखिए लिखा है, जब बुरा समय आता है एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, तो हम अपना पूरा शक्ति लगा देते हैं उसके जोड़ने में। नहीं देखते हैं बिना मतलब का कल्प कर रहे हैं, रो रहे हैं, सुना रहे हैं लोग, कोई सुनने वाले नहीं दुनिया में, किसको सुना रहे हैं आप? तो ये हम स्ट्रेंथ देते हैं उसको, और मजबूत करते हैं, कमजोरी को और मजबूत कर देते हैं कि तुम बने रहो हमारे साथ। कोई शोक मना रहा है तो 10 दिन तक शोक मना रहा है, लेकिन खुशी
क्षण भर के लिए होता है, तो हम क्यों ना खुशी को जोड़ें और दुख को ख़त्म करें। तो लेखक कह रहे हैं कि आदमी के पास इतना भी शक्ति नहीं है कि खुशी को 1 घंटा जोड़ सके और गम को 1 घंटा कम कर सके। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम उस दुख को और प्रेरणा देते हैं कि तुम और रुको और रुको, और इसको लंबा करते जाते हैं। टीच इट आर्ट मतलब उसको सिखाते हैं कि और ज़्यादा दिन रुको मेरे पास गम को। इट सेल्फ आवर्स टू एडवांस, और अपने आप में हम ये लंबे समय तक इसको खींचते रहते हैं। किसको? अपने दुख के समय को। चलिए 1-2 स्टेंजा और है इसमें, पढ़ के ख़त्म करें इसको। कह रहे हैं वेन thou साइस्ट नॉट विंड। दाव लिखा है बच्चों, दाव, ये जो दाव देख रहे हैं, दाव जो आप लोग देख रहे हैं ना, इस दाव का मतलब बच्चों होता है, दाव का मतलब होता है यो, दाव का मतलब ही यो। कर वेन दाव साइस्ट, जब तुम कराहती हो, साइस्ट मतलब कराना, जब तुम कराहती हो, दाव साइस्ट नॉट वेंड, जब तुम कराहती हो ना, तो जो कराना तुम्हारा है ना वो हवा में नहीं मिलता है। तो हम भी में मतलब कि क्यों करा है, लेखक ये कह रहे हैं कि जब कराहती हो तो हवा में मिलके मेरे पास वो करा, वो तुम्हारा नहीं आएगा। तो हम करा है क्यों रोए। बट साइड्स माई सोल अवे, और वो जो तुम कराहती हो, रोती हो, वो मेरे को और दूर जाने को प्रेरित करता है। वेन दाउ विप्ट, और जब तुम रोती हो, अनकाइंडली काइंड, जब तुम बेरुखी से रोती हो, बेधड़क रोती हो, माई लाइफ्स ब्लड डथ डिके, और तब मेरा खून क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ब्लड डथ डिके मतलब जम जाता है, मेरा खून ख़त्म हो जाता है। आई कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता, लेखक कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता। दैट thou lovest मी, कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जो मुझसे प्रेम करती हो, एज thou sayest, जो तुम मुझसे कहती हो, इफ़ इन दाइन माई लाइफ thou waste, तुम कहती हो कि मेरे बिना, मेरे प्रियतमा, मैं तुम्हारे बिना, तुम्हारे जीवन तुम्हारे अंदर है। इफ़ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, तुम्हारे बिना मेरा जीवन बेकार है। दाउ आर द बेस्ट ऑफ मी, आर्ट का मतलब बच्चों आर हुआ। दाउ आर द बेस्ट ऑफ मी, तुम मेरे लिए बहुत बेहतर हो, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, तुम मेरे लिए क्या हो, बहुत अच्छे हो। चलो आगे देखते हैं। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, डिवाइनिंग हार्ट मतलब बच्चे होता है ईश्वरीय दिल, मतलब भगवान का दिल। सोचो नॉट दाइन डिवाइनिंग हार्ट, ये अपने प्यारे दिल के बारे में। फॉर थिंक माई मी एन इल, तुम मेरे बारे में मत कुछ सोचो, तुम अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में कोई बुराई मत सोचो। फॉर थिंक मतलब ज़्यादा मेरे बारे में सोचो मत तुम बुरा। डेस्टिनी मे टेक दाई पार्ट, डेस्टिनी भाग जो है ना, डेस्टिनी मतलब भाग, मे टेक दाई पार्ट, वो अपना रोल निभाता ही रहता है, एक को दूसरे से बिखरे ही रहता है, एक अलग दिशा में जाता ही रहता है। तो डेस्टिनी अपना रोल निभाता ही रहता है। तो तुम मेरे बारे में मत सोचो, मेरे बारे में तुम मत सोचो, लेखक कह रहे हैं। अगला देख रहे हैं और कहते हैं एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फियर्स, डर नहीं होना चाहिए, तुम मेरे लिए अपने मन में कोई डर को घर मत बनने दो। बट थिंक दैट वी, लेकिन तुम ये ऐसा सोचो आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, कि जब तुम सोओगी ना और जब करवट बदलोगी तो हम तुम्हारे बगल में ही मिलेंगे। जब तुम सोओगी और तुम असाइड टू स्लीप पर सोने के लिए करवट बदलोगी, तो हम समझो कि तुम उस करवट की साइड मैं ही हूँ। दे हु वन अनदर कीप्स अलाइव नेवर पार्टेड बी, कह रहे हैं कि वो आदमी जो अनदर कीप्स का मतलब जो एक दूसरे को बहुत अच्छे से चाहते हैं, जो एक दूसरे को दिल से चाहते हैं, अलाइव नेवर पार्टेड, वो कभी मर नहीं सकते, वो मौत में भी जुदा नहीं हो सकता, मतलब मरने तक भी वो जुदा नहीं हो सकता। ये लेखक कह रहे हैं कि अनदर कीप्स अलाइव नेवर
पार्टेड भी, कि उसको कोई जुदा नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत उसको अलग नहीं कर सकता, जो एक दूसरे को बेइंतहा चाहते हो, बहुत अच्छे से चाहते हो। इसमें कुछ मीनिंग दिया गया है जिसको हम लोगों ने देखा था, तो उस सबको ही जैसे, ठीक है, तो ये देखेंगे। ये बच्चों ये चैप्टर था, चैप्टर का नाम है क्या, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रियतमा मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरी प्रियतमा मैं नहीं जा रहा हूँ। If you have liked this video, then subscribe my channel and click the bell icon for new chapters video. Thank you. Jai Hind. Take care. Bye.